साथियों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला में। साथियों आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ हमारी जो घटना चक्र की भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था की सीरीज चल रही है, उसी सीरीज को आगे बढ़ा रहा हूँ और आज का टॉपिक है हमारा प्रश्न विविध। साथियों ये भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था की एक अंतिम वीडियो है। इसके बाद आपको मैंने भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था की जितनी भी वीडियोज करा दी हैं उनको आप बार बार तैयार कीजिए, उनका रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए यहीं से, और आप प्लेलिस्ट में जाकर के सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। इसके बाद साथियों मेरी एक घटना चक्र की हिस्ट्री की सीरीज भी चल रही है, उस सीरीज को आगे बढ़ाऊंगा और घटना चक्र की अन्य जितनी भी सीरीज हैं उन सभी को मैं आपके लिए करा दूंगा। साथियों अभी तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आपको वही टॉपिक मिलेंगे जो आपके काम के होंगे, यानी कि अगर आप जीएस में अपनी कमांड करना चाहते हो, जीएस को अच्छी तरीके से तैयार करना चाहते हो तो आपको घटना चक्र की बुक को पढ़ना ही पड़ेगा। और मैं उस बुक का सभी जो कंटेंट है वो आपके लिए वीडियोज के द्वारा लेके आ रहा हूँ। तो साथियों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो देखते हैं, इसमें पहला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ कब आरंभ हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ कब आरंभ हुआ था? तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, 1945 में। तो इसकी व्याख्या है सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में अप्रैल से जून 1945 तक चले सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर को अंतिम रूप दिया गया तथा 26 जून 1945 को 50 राष्ट्रों ने इस पर हस्ताक्षर किए। पोलैंड इस सम्मेलन में उपस्थित नहीं हुआ था तथा बाद में 51वें सदस्य के रूप में उसने इस पर हस्ताक्षर किए। यह चार्टर 24 अक्टूबर 1945 से प्रभावी हुआ। इसी कारण इस दिन संयुक्त राष्ट्र महासंघ दिवस मनाया जाता है। साथियों प्रश्न संख्या 2 है कि संयुक्त राष्ट्र महासंघ दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, यानी कि 24 अक्टूबर को। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है आपको साथियों कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या है। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, यानी कि 5 स्थायी सदस्य हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 स्थायी सदस्य हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, रूस, फ्रांस एवं चीन। शेष 10 अस्थायी सदस्य 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा चुने जाते हैं। साथियों अगला प्रश्न है, यानी कि प्रश्न संख्या 4 है कि निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, जर्मनी। देखते हैं साथियों अगला क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर आपका 5 है और क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश को वर्ष 2020-22 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में जून 2020 में नहीं चुना गया है। साथियों इस प्रश्न का सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, कनाडा। इसकी व्याख्या है 17 जून 2020 को भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 2021-22 अवधि हेतु अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया। भारत के अतिरिक्त आयरलैंड, केन्या, मेक्सिको एवं नॉर्वे को भी वर्ष 2021-22 हेतु सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है। वर्तमान में सुरक्षा परिषद के 5 अन्य अस्थायी सदस्य देश अवधि 2020-21 है। इसमें एस्टोनिया, नाइजर, सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडिनेस, ट्यूनीसिया और वियतनाम। साथियों अगला प्रश्न है, यानी कि प्रश्न संख्या 6 है। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुसार सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार का प्रयोग करने की शक्ति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा, यानी कि सुरक्षा परिषद का कोई भी सदस्य किसी संकल्प के विरुद्ध मत देकर उसे पारित होने से रोक सकता है। देखते हैं इस प्रश्न की व्याख्या, यानी कि प्रश्न की व्याख्या कह रहा है कि व्याख्या में कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य हैं, जिनमें अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस एवं चीन तथा इनके अतिरिक्त इसमें 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। मात्र स्थायी सदस्यों को निषेधाधिकार वीटो शक्ति प्राप्त है।
जिसके प्रयोग से वे किसी संकल्प को पारित होने से रोक सकते हैं। इस प्रकार विकल्प डी का कथन सही नहीं है, जबकि अन्य प्रश्नगत कथन सही हैं। साथियों, अगला प्रश्न है यानी कि प्रश्न संख्या 7 है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रजातांत्रीकरण की मांग का संबंध मुख्यतः है। यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रजातांत्रीकरण की मांग का संबंध मुख्यतः है। तो इसके अन्य विकल्प है साथियों, तो इस यानी कि इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा, सुरक्षा परिषद से। इसकी व्याख्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रजातंत्रीकरण की मांग का संबंध मुख्यतः सुरक्षा परिषद से है। सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों के पास वीटो की शक्ति है। विगत कुछ वर्षों में भारत, जापान, जर्मनी एवं ब्राजील को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता देने की मांग उठी है, जिससे सुरक्षा परिषद को लोकतांत्रिक बनाया जा सके। साथियों, अगला प्रश्न है यानी कि प्रश्न संख्या 8 है, संयुक्त राष्ट्र ने सुशासन की कुछ विशेषताओं की पहचान की है, निम्न में से कौन सी एक उन विशेषताओं में से नहीं है। तो इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा, सरकार की वैधता। सरकार की वैधता, तो इसकी व्याख्या है साथियों, संयुक्त राष्ट्र ने 8 मुख्य विशेषताओं के आधार पर सुशासन को परिभाषित किया है, जिनमें शामिल हैं नंबर 1 भागीदारी, पार्टिसिपेशन, दूसरा है विधि का शासन यानी कि रूल ऑफ लॉ, तीसरा है पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी, और चौथा है आपका अनुक्रियता यानी कि रेस्पॉन्सिवनेस है, और अगला है आपका आम सहमति यानी कि कंसेंसस ओरिएंटेड, और अगला है समानता और समावेशिता यानी कि इनक्वलिटी एंड इंक्लूसिवनेस, अगला है प्रभावशीलता और दक्षता यानी कि इफेक्टिवनेस एंड इफिशियंसी, अगला है जवाबदेहिता यानी कि अकाउंटेबिलिटी, अगला अतः सरकार की वैधता संयुक्त राष्ट्र द्वारा परिभाषित सुशासन की विशेषताओं में शामिल नहीं है। साथियों, अगला प्रश्न है यानी कि प्रश्न संख्या 9 है, सुशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। तो इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा, धार्मिकता एवं भावुकता। इसकी व्याख्या है, पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व, क्षमता एवं समावेशन तथा सहभागिता एवं विधि का शासन जहाँ सुशासन के अभिन्न अंग हैं, वहीं धार्मिकता एवं भावुकता की सुशासन के संदर्भ में कोई उपयोगिता या महत्व नहीं है। साथियों, अगला प्रश्न है यानी कि प्रश्न संख्या 10 है, संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव कौन हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा, अंतोनियो गुटेरेस है। देखते हैं इस प्रश्न की व्याख्या में कहा गया है कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव पुर्तगाल के एंटोनियो गुटेरेस हैं। वे संयुक्त राष्ट्र संघ के 9वें महासचिव हैं। उन्होंने 1 जनवरी 2017 को यह पद ग्रहण किया था, जबकि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ की उप महासचिव नाइजीरिया की अमीना जे मोहम्मद हैं। साथियों, अगला प्रश्न है यानी कि प्रश्न संख्या 11 है, निम्नलिखित में से कौन प्रथम अफ्रीकी संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव रहे हैं। तो इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा, बुतरस घाली। इसकी व्याख्या है, बुतरस घाली संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम अफ्रीकी महासचिव थे। इन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ के 6वें महासचिव के रूप में 1 जनवरी 1992 से 31 दिसंबर 1996 तक कार्य किया। साथियों, अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 12 है कि किस संयुक्त राष्ट्र महासचिव का कार्यकाल सबसे अधिक रहा। साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा, यू थॉन्ट। इसकी व्याख्या है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव के रूप में यू थॉन्ट का कार्यकाल सर्वाधिक यानी कि 1961 से 71 रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिवों का कार्यकाल का क्रम निम्नवत है, जिनमें नंबर 1 है ग्रैंडविन जेम, जो कि यूके कार्यकारी महासचिव हैं, और इनका कार्यकाल है 24 अक्टूबर 1945 से 2 फरवरी 1946। तो इसी प्रकार दूसरे नंबर के हैं, यानी कि इनमें पहले नंबर के हैं त्रिगवे ली नॉर्वे। इनका कार्यकाल 2 फरवरी 1946 से 10 नवंबर 1952 तक रहा। इस प्रकार साथियों देख लीजिए आप, और वर्तमान में आपके
एंटोनियो गुटेरस जो कि पुर्तगाल से हैं, 1 जनवरी 2017 से वर्तमान तक यही बने हुए हैं। साथियों, अगला प्रश्न है आपका कि संसार की मुख्य भाषाएं हैं, तो देख लीजिए इसमें पहली चीनी, दूसरी अंग्रेजी, तीसरी हिंदी, चौथी स्पेनिश। तो अगर मैं प्रश्न कह रहा है कि उपरोक्त में से कौन सी एक भाषा संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा नहीं है, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा, यानी कि हिंदी नहीं है। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा हिंदी नहीं है। संयुक्त राष्ट्र के गठन के समय चीनी, फ्रेंच, अंग्रेजी, स्पेनिश व रूसी आधिकारिक भाषाएं थीं, जिनमें केवल अंग्रेजी व फ्रेंच कार्यकारी भाषाएं थीं, परंतु वर्तमान में अरबी, चीनी, रूसी, स्पेनिश, अंग्रेजी व फ्रेंच आधिकारिक तथा कार्यकारी भाषाएं हैं। साथियों, अगला प्रश्न है, यानी कि प्रश्न संख्या 14 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि यूनिसेफ द्वारा 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस घोषित किया गया। दूसरा है कि पाकिस्तान की संविधान सभा में यह मांग रखी गई कि राष्ट्रभाषाओं में बांग्ला को भी सम्मिलित किया जाए। तो इसका सही उत्तर केवल बी होगा, यानी कि केवल कथन 2 सही है। साथियों, इसकी व्याख्या है, पूर्वी पाकिस्तान वर्तमान में बांग्लादेश में बांग्ला भाषियों पर जबरन उर्दू थोपे जाने के विरोध में प्रारंभ हुए आंदोलन, जिसके दमन हेतु 21 फरवरी 1952 को पुलिस द्वारा की गई गोलीबारी में अनेक आंदोलनकारी मारे गए थे और बांग्ला भाषी लोगों के भाषिक एवं सांस्कृतिक संघर्ष की स्मृति में यूनेस्को द्वारा सर्वप्रथम 1999 में 21 फरवरी को प्रतिवर्ष विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई थी। इस प्रकार कथन 1 गलत है। पाकिस्तान की प्रथम संविधान सभा में 1948 में पूर्वी पाकिस्तान कांग्रेस दल के प्रतिनिधि धीरेंद्र नाथ दत्ता द्वारा यह मांग रखी गई कि राष्ट्रभाषाओं में बांग्ला को भी सम्मिलित किया जाए। इस प्रकार कथन 2 सही है। साथियों, अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 15 है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले निम्न में से पहले व्यक्ति कौन रहे हैं। साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी। देखते हैं इस प्रश्न की व्याख्या में कहा गया है कि 4 अक्टूबर 1977 यानी कि 1977 को तत्कालीन विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र में पहली बार हिंदी में भाषण दिया था तथा इन्होंने वर्ष 2000 में प्रधानमंत्री के रूप में भी इसके सत्र को हिंदी में संबोधित किया था। साथियों, अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 16 है, निम्न देशों में से कौन एक देश संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं है। साथियों, पहले इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। प्रश्नकाल के दौरान स्विट्जरलैंड संयुक्त राष्ट्र का सदस्य नहीं था, परंतु 10 दिसंबर 2002 को यह 190वें सदस्य के रूप में संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुआ, जबकि लीबिया 1955 से, इराक 1945 से, नामीबिया 1990 से पहले से ही संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों की कुल संख्या 193 है। साथियों, अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 17 है कि निम्नलिखित में से कौन विश्व का नवीनतम राष्ट्र है। तो इसका सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा, दक्षिण सूडान। इसकी व्याख्या है, 9 जुलाई 2011 को विश्व के नवीनतम देश के रूप में दक्षिणी सूडान का जन्म हुआ तथा इसे 14 जुलाई 2011 को संयुक्त राष्ट्र संघ में 193वें सदस्य देश के रूप में शामिल किया गया। इसकी वर्तमान राजधानी जुबा है। साथियों, अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 18 है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है। साथियों, इसका सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय नीदरलैंड्स हॉलैंड के हेग में स्थापित है। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत 1945 में की गई थी। इसने अप्रैल 1946 से कार्य प्रारंभ किया, यानी कि प्रारंभ किया।
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रधान अंगों में एकमात्र ऐसा है जो न्यूयॉर्क के बाहर स्थित है। साथियों, अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 19 है। श्री R.S. पाठक से पूर्व अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में निर्वाचित 2 अन्य भारतीय न्यायमूर्ति रहे। तो इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा, B.N. राव व नगेंद्र सिंह। साथियों, इसकी व्याख्या है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में निर्वाचित हुए भारतीय न्यायमूर्ति हैं B.N. राव 1952 से 53 तक, अगला नगेंद्र सिंह 1973 से 88, R.S. पाठक 1989 से 91 एवं दलवीर भंडारी 2012 से अब तक। 20 नवंबर 2017 को संयुक्त राष्ट्र महासभा एवं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने न्यायाधीश दलवीर भंडारी को 9 वर्षीय कार्यकाल 2018 से 2027 के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का सदस्य पुनर्निर्वाचित किया। साथियों, अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 20 है। विधि का नियम सूचकांक रूल ऑफ लॉ इंडेक्स को निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? साथियों, इसका सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा, विश्व न्याय परियोजना। इसकी व्याख्या है, यानी कि विधि का नियम सूचकांक रूल ऑफ लॉ इंडेक्स विश्व न्याय परियोजना WJP यानी कि वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा जारी किया जाता है। वर्ष 2020 में जारी इस सूचकांक के नवीनतम संस्करण में विश्व के 128 देशों और अधिकारिता क्षेत्रों के 1,30,000 से अधिक परिवारों और 4,000 से अधिक विशेषज्ञ सर्वेक्षणों के आधार पर कानून पालन के नियमों का मापन किया गया है। वर्ष 2020 में जारी इस सूचकांक में भारत 69वें स्थान पर है। विश्व न्याय परियोजना WJP एक अमेरिकी स्वतंत्र बहुआयामी संगठन है जो विश्व भर में विधि के नियम को उन्नत करने के मिशन पर कार्यरत है। इसकी स्थापना वर्ष 2006 में विलियम H. न्यूकॉम द्वारा की गई थी। साथियों, अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 21 है। निम्न में से किसका संबंध संयुक्त राष्ट्र संघ से नहीं है? साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा, एमनेस्टी इंटरनेशनल। इसकी व्याख्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार इसके अंग हैं महासभा, जनरल असेंबली, सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, न्यासी परिषद, ट्रस्टीशिप काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एवं सचिवालय यानी कि सेक्रेटरीट। एमनेस्टी इंटरनेशनल विश्व के प्रमुख गैर सरकारी संगठनों में से एक है जिसका मुख्यालय लंदन में है। साथियों, अगला प्रश्न है आपका, यानी कि प्रश्न संख्या 22 है। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा, विश्वव्यापी मानव अधिकार आंदोलन। साथियों, इसकी व्याख्या है, एमनेस्टी इंटरनेशनल एक विश्वव्यापी मानव अधिकार आंदोलनकर्ता यानी कि गैर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना वर्ष 1961 में लंदन के एक बैरिस्टर पीटर बेनिसन ने की थी। वर्ष 1961 में पीटर बेनिसन ने विश्व में हो रही अनैतिक गिरफ्तारी के विरोध में द फॉरगॉटेन प्रिजनर्स नामक एक लेख लिखा। एमनेस्टी इंटरनेशनल उन्हीं के विचारों का एक मूर्त रूप है। इसका मुख्यालय लंदन में है। साथियों, अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 23 है। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है। साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा, मानव अधिकारों के संरक्षण से। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 24 है और प्रश्न कह रहा है कि डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स मेडिसिन्स सेंस फ्रंटियर्स जो प्राय समाचारों में आया है, इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा, एक गैर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन। इसकी व्याख्या है, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स एक मानवतावादी चिकित्सीय गैर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना दिसंबर 1971 में फ्रांस में की गई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इस संस्था का उद्देश्य जाति, धर्म,
पंथ या राजनीतिक प्रतिबद्धता के बिना प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं एवं सशस्त्र संघर्ष के पीड़ितों की सहायता करना है। इस संस्था को वर्ष 1999 में शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। साथियों, अगला प्रश्न है आपका कि विश्व के कितने देशों में अनिवार्य मतदान की व्यवस्था लागू है। तो सबसे पहले इस प्रश्न की व्याख्या देखेंगे हम कि मार्च 2015 में प्रस्तुत विधि आयोग की 255वीं रिपोर्ट के अनुसार लगभग 28 देशों में अनिवार्य मतदान की व्यवस्था लागू है। ये देश हैं अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, बोलिविया, ब्राज़ील, कांगो, कोस्टारिका, डोमिनिकन रिपब्लिक, इक्वाडोर, मिस्र, ग्रीस आदि। साथियों, अगला प्रश्न है आपका और प्रश्न संख्या है 26। अमेरिकी राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु गठित निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं। तो इसका सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। इसकी व्याख्या है अमेरिकी राष्ट्रपति सीधे जनता द्वारा नहीं चुना जाता है। इसके लिए इलेक्टोरल कॉलेज का प्रयोग किया जाता है। सभी इलेक्टर्स को मिलाकर इलेक्टोरल कॉलेज बनता है, जिसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से देश की जनता के द्वारा होता है। यही इलेक्टोरल राष्ट्रपति के उम्मीदवारों को वोट देकर चुनते हैं। वर्तमान में अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए कुल इलेक्टोरल की संख्या 538 है। इलेक्टोरल वोटों यानी कि इलेक्टर्स की संख्या हर राज्य में अलग अलग होती है। राज्य की जनसंख्या के हिसाब से इलेक्टोरल वोटों यानी कि इलेक्टर्स का कोटा होता है। साथियों, अगला प्रश्न है आपका यानी कि अमेरिकी राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया में पहली प्राइमरी कहाँ होती है। तो इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा, न्यू हैम्पशायर। इसकी व्याख्या है अमेरिकी राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया में पहली प्राइमरी न्यू हैम्पशायर एवं पहला काकस प्रसम्मिलन आयोवा राज्य से होता है, जिसके लिए चुनाव राष्ट्रपति चुनाव से लगभग 1 वर्ष पूर्व ही हो जाते हैं। पारंपरिक रूप से कहीं से अमेरिकी राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया का प्रारंभ होता है। प्राइमरी चुनाव राज्य तथा स्थानीय सरकारों द्वारा चलाए जाते हैं, जबकि काकस प्रसम्मिलन निजी कार्यक्रम है जो सीधे राजनीतिक दलों द्वारा स्वयं चलाए जाते हैं। साथियों, अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 28 है कि लिखित संविधान की अवधारणा कॉन्सेप्ट ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया। तो इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। देखते हैं इस प्रश्न की व्याख्या को, और व्याख्या में कहा गया है कि लिखित संविधान की अवधारणा का जन्म संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। इस प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान 1789 से प्रभावी विश्व का प्रथम लिखित संविधान है। साथियों, अगला प्रश्न है आपका और प्रश्न संख्या 29 है। लैरी प्रेसलर निम्न में से किससे संबंध है। तो इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा, क्लिंटन यानी कि क्लिंटन द्वारा प्रस्तावित पाकिस्तान को सैनिक सहायता की आलोचना। इसका सही उत्तर है यानी कि इसकी व्याख्या है लैरी प्रेसलर अमेरिका के प्रमुख सीनेटर यानी कि संसद का सदस्य थे, जिन्होंने अमेरिका द्वारा दी जाने वाली सहायता को परमाणु अप्रसार से जोड़ने के लिए प्रेसलर संशोधन प्रस्तुत किया था। उन्होंने तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन द्वारा पाकिस्तान को प्रस्तावित सैन्य सहायता की आलोचना इसी आधार पर की थी कि पाकिस्तान परमाणु विकास एवं प्रसार में संलग्न है। साथियों, अगला प्रश्न है आपका और प्रश्न क्या है 30 कि सुमेलित कीजिए। देख लीजिए, आपको इसका सही उत्तर बी हो जाएगा यानी कि ए का 4 यानी कि प्रेसलर संशोधन ये आपका अमेरिकी सहायता को आणविक क्षमता के विकास से जोड़ना है। और आपका बी यानी कि चकमा शरणार्थी ये आपका बांग्लादेश हो जाएगा। अगला है आपका पेरेस्ट्रोइका यानी कि सी ये आपका गोरवा चोब हो जाएगा। और आपका डी ये आपका हो जाएगा 3 से इजराइल PLO समझौता। देखते हैं इस क्वेश्चन की व्याख्या यानी कि व्याख्या में कहा गया है कि प्रेसलर संशोधन के द्वारा अमेरिकी सहायता को आणविक क्षमता के विकास से जोड़ा गया। चकमा शरणार्थी भारत में बांग्लादेशी
शरणार्थी हैं। पेरेस्ट्रोइका पूर्व सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव की राजनीतिक एवं आर्थिक पुनर्गठन की नीति थी तथा 13 सितंबर 1993 को इजराइल और फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO के बीच समझौता हुआ था। साथियों, अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 31 है। एशिया की धुरी विदेश नीति की रणनीति है, तो इसका सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा, USA की। साथियों, इसकी व्याख्या है कि अमेरिका की पारंपरिक विदेश नीति यूरोप और मध्य एशिया पर केंद्रित रही है, परंतु सोवियत संघ के पतन, वैश्वीकरण के प्रभाव, पहुंच एवं दायरे में वृद्धि, चीन समेत एशियाई देशों के आर्थिक उत्थान ने वैश्विक शक्ति संतुलन में धीरे धीरे बदलाव लाना शुरू कर दिया है। परिणाम स्वरूप वैश्विक स्तर पर अपनी वर्चस्वशाली स्थिति को सुरक्षित रखने तथा अमेरिकी हितों को पुनः समायोजित करने के लिए अमेरिकी विदेश नीति में एशिया की भूमिका महत्वपूर्ण होती जा रही है। इस बात की स्पष्ट अभिव्यक्ति अमेरिका के तत्कालीन ओबामा प्रशासन की एशिया को धुरी बनाने की नीति में दिखाई देती है। यह नीति एशिया महाद्वीप के पश्चिमी किनारे से लेकर भारतीय उपमहाद्वीप तक प्रशांत एवं हिंद दो महासागरों के दायरे में विस्तृत एशिया प्रशांत क्षेत्र पर केंद्रित है। साथियों, अगला प्रश्न है आपका, यानी कि CIA किस देश की आसूचना एजेंसी है, तो इसका सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा, USA। इसकी व्याख्या है CIA सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी संयुक्त राज्य अमेरिका USA की आसूचना गुप्तचर एजेंसी है। साथियों, अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 33 है। रिसर्च एवं एनालिसिस विंग रॉ निम्नांकित में से किसका भाग है, तो इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा, यानी कि मंत्रिमंडल सचिवालय का। इसकी व्याख्या है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग R&R AW भारत की अंतर्राष्ट्रीय गुप्तचर संस्था है, जिसका गठन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शासनकाल में 21 सितंबर 1968 को किया गया था। यह संस्था मंत्रिमंडल सचिवालय कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के अंतर्गत की गई थी। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 34 है। मोसाद क्या है, इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा, इजराइल गुप्तचर संगठन। अगला प्रश्न 35, ISI का पूरा नाम क्या है, तो देख लें इसके अन्य विकल्प क्या हैं। अन्य विकल्पों की बात करें तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प ए, यानी कि इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। देखते हैं इस प्रश्न की व्याख्या कि ISI इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस पाकिस्तान की गुप्तचर संस्था है। अगला प्रश्न है आपका फोर्थ एस्टेट या चतुर्थ स्तंभ क्या है, तो इसका सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा, प्रेस। इसकी व्याख्या है प्रेस मीडिया राष्ट्र निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, अतः इसे लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ फोर्थ एस्टेट की संज्ञा दी जाती है। साथियों, अगला प्रश्न है आपका 37, ब्रिटिश समाचार पत्रों का केंद्र कौन सा है, तो इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा, फ्लीट स्ट्रीट। इसकी व्याख्या है फ्लीट नदी के नाम पर लंदन की एक गली है, जहां से 1980 के दशक तक अधिकांश ब्रिटिश समाचार पत्र छपते रहे थे। वर्ष 2005 में यहां से हटने वाला ब्रिटिश समाचार एजेंसी रॉयटर्स का ऑफिस आखिरी प्रमुख समाचार ऑफिस था। साथियों, अगला प्रश्न है आपका 38, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है कि रूस की संसद पार्लियामेंट फेडरल असेंबली कहलाती है। दूसरा है रूस की संसद में काउंसिल ऑफ द फेडरेशन निचला सदन है। तीसरा है रूसी संसद में उच्च सदन का नाम स्टेट ड्यूमा है, तो इसका सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा, केवल कथन एक सही है। देखते हैं इस प्रश्न की व्याख्या कि रूसी संसद का नाम फेडरल असेंबली है। रूसी संसद के निचले सदन लोअर हाउस को ड्यूमा कहते हैं, जबकि उच्च सदन अपर हाउस को फेडरेशन काउंसिल या काउंसिल ऑफ द फेडरेशन कहते हैं। इस प्रकार प्रस्तुत कथनों में से कथन एक के अतिरिक्त अन्य दो कथन असत्य हैं। साथियों, अगला प्रश्न है आपका यानी कि 39,
कि संसद, जापान की संसद को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा। जापान की संसद को डायट कहा जाता है। इसकी व्याख्या है डायट जापान की, रिक्सडेन स्वीडन की, कॉर्टेज स्पेन की संसद है तथा सेजिम पोलैंड की संसद का निचला सदन है। साथियों, प्रश्न संख्या 40 है कि चीन की संसद जानी जाती है। तो इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। इसकी व्याख्या है चीन की संसद नेशनल पीपुल्स कांग्रेस के नाम से जानी जाती है। इसमें वर्तमान में 1980 सदस्य हैं तथा यह विश्व की सबसे बड़ी संसद है, परंतु वास्तव में यह लगभग रबर स्टाम्प विधायिका है जो कि सामान्यतः चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के निर्णयों पर मुहर लगाती है। साथियों, अगला प्रश्न है आपका और प्रश्न संख्या 41 है, किस देश के राजनैतिक नेतृत्व को प्रिंसलिंग नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा, यानी कि चीन। इसकी व्याख्या है आपकी कि चीन के राजनीतिक नेतृत्व को प्रिंसलिंग नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है आपका 42 कि तास कहाँ की समाचार एजेंसी है? तो इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा, रूस की। इसकी व्याख्या है कि तास पूर्व सोवियत संघ रूस की समाचार एजेंसी है। सोवियत संघ के विघटन के पश्चात इसे वर्ष 1992 में इंफॉर्मेशन टेलीग्राफ एजेंसी ऑफ रूस में समाहित कर दिया गया। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2014 में पुनः इसका नाम तास कर दिया गया। साथियों, अगला प्रश्न है आपका और प्रश्न संख्या 43 है कि चीन की समाचार एजेंसी का क्या नाम है? तो इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा, यानी कि न्यू चाइना न्यूज एजेंसी। इसकी व्याख्या है सिन्हुआ समाचार एजेंसी या न्यू चाइना न्यूज एजेंसी चीन की समाचार एजेंसी है। साथियों, देखते हैं अगला प्रश्न और प्रश्न संख्या आपका है 44 और प्रश्न कह रहा है कि डॉन किस देश का समाचार पत्र है? तो इसका सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा, यानी कि पाकिस्तान। इसकी व्याख्या है डॉन, DAWN, डॉन पाकिस्तान का प्रमुख समाचार पत्र है। साथियों, अगला प्रश्न है और प्रश्न संख्या है 45 कि किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा, फ्रांस। इसकी व्याख्या है फ्रांस सरकार की सरकारी रिपोर्ट या कूटनीतिक दस्तावेजों को येलो बुक कहा जाता है। साथियों, अगला प्रश्न है आपका और प्रश्न संख्या है 46 कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें पहला कथन है आपका कि राष्ट्रमंडल का कोई चार्टर, संधि या संविधान नहीं है। दूसरा प्रश्न कथन है आपका कि सभी राज्य, क्षेत्र, देश जो किसी समय ब्रिटिश साम्राज्य के क्षेत्राधिकार शासन देश के अधीन थे स्वतः राष्ट्रमंडल के सदस्य बन गए। तो इसका सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा, यानी कि कथन केवल एक सही है। देखते हैं इस प्रश्न की व्याख्या और व्याख्या में कहा गया है कि राष्ट्रमंडल का अभी तक अपना कोई चार्टर, संधि या संविधान नहीं है। हालांकि इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। सभी राज्य, क्षेत्र, देश जो किसी समय ब्रिटिश साम्राज्य के क्षेत्राधिकार शासन अधिदेश के अधीन थे स्वतः राष्ट्रमंडल के सदस्य नहीं बन गए, बल्कि इसकी घोषणा उस देश को करनी होती है जो उसमें सम्मिलित होना चाहता है। ब्रिटिश साम्राज्य के क्षेत्राधिकार शासन अधिदेश वाले कई देश हैं, यथा बर्मा, अदन, मिस्र, इराक, कुवैत, UAE आदि। स्वतंत्र होने पर राष्ट्रमंडल के सदस्य नहीं बने, अतः पहला कथन सही तथा दूसरा कथन गलत है। साथियों, अगला प्रश्न है आपका और प्रश्न संख्या 47 है कि स्वेच्छा से किया गया यह समझौता स्वेच्छा से समाप्त किया जा सकता है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किसे इंगित करता है? तो इसका सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा, भारत का राष्ट्रमंडल से जुड़ाव। साथियों, अगला प्रश्न है आपका और इसकी व्याख्या देख लेते हैं पहले। ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्र होने के पश्चात भी भारत ने ब्रिटिश राष्ट्रमंडल में बने रहने का निर्णय किया, किंतु अपनी संप्रभुता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए पंडित नेहरू ने कहा था कि यह स्वेच्छा से किया गया समझौता है और इसे स्वेच्छा से समाप्त किया जा सकता है।
48वां प्रश्न है आपका कि प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री जिन्होंने अफगानिस्तान की यात्रा की थी, तो इसका सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसकी व्याख्या है कि सर्वप्रथम सितंबर 1959 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अफगानिस्तान की यात्रा की थी। इसके पश्चात इंदिरा गांधी ने वर्ष 1976 में तथा मनमोहन सिंह ने अगस्त 2005 तथा पुणे मई 2011 में इस देश की यात्रा की। दिसंबर 2015 एवं जून 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान की यात्रा की थी। साथियों, अगला प्रश्न है आपका और प्रश्न संख्या 49 है कि भारतीय विदेश नीति जो तटस्थता पर आधारित थी को प्रारंभ किया था। तो इसका सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इसकी व्याख्या है, जवाहरलाल नेहरू ने अंतरिम प्रधानमंत्री का कार्यभार संभालने के बाद जिस विदेश नीति की घोषणा की थी वह तटस्थता पर आधारित थी, अर्थात गुटों की राजनीति से दूर रहना और एक स्वतंत्र नीति का विकास करना। साथियों, अगला प्रश्न है आपका और प्रश्न संख्या 50 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचशील का सिद्धांत नहीं है। साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा, यानी कि गुट निरपेक्षता। इसकी व्याख्या है, पंचशील का अर्थ है व्यवहार या आचरण के 5 नियम। पंचशील के 5 सिद्धांत निम्न हैं। उनमें नंबर 1 है कि एक दूसरे के भू क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का पारस्परिक सम्मान। दूसरा है अनाक्रमण। तीसरा है एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना। और चौथा है परस्पर लाभ तथा समानता। एवं 5वां है कि शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। गुट निरपेक्षता स्वयं में पंचशील का सिद्धांत नहीं है, बल्कि गुट निरपेक्षता की नीति पंचशील के सिद्धांतों पर आधारित है। साथियों, अगला प्रश्न है आपका और प्रश्न संख्या 51 है और प्रश्न कह रहा है कि दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए भारत का 6 सूत्री प्रस्ताव भारत के किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो इसका सही उत्तर, अन्य विकल्प देखते हैं, इसका अन्य विकल्पों में देखते हैं तो इसका सही उत्तर आपका बी हो जाएगा और बी में कहा गया है कि अटल बिहारी वाजपेयी। देखते हैं इस प्रश्न की व्याख्या कि दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए भारत का 6 सूत्री प्रस्ताव प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। प्रधानमंत्री वाजपेयी ने यूरोपीय संघ की तर्ज पर दक्षिण एशियाई देशों के संघ और एकल मुद्रा परिकल्पना प्रस्तुत की थी। साथियों, अगला प्रश्न है आपका और प्रश्न संख्या 52 है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। तो पहली सूची में कृत्यकारी और दूसरी सूची में आपका शपथ या प्रतिज्ञान। तो पहला है आपका भारत का राष्ट्रपति। तो भारत का राष्ट्रपति भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा एवं निष्ठा। दूसरा है सर्वोच्च न्यायालय के जज। तो ये आपके संविधान और विधि की मर्यादा बनाए रखना। तीसरा है संसद सदस्य। तो ये आपके कर्तव्यों के निष्ठापूर्वक निर्वहन। और चौथा है आपका संघ के मंत्री। तो ये आपका सूचना की गोपनीयता। इसलिए साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा। देखते हैं इसकी व्याख्या। भारत का राष्ट्रपति निष्ठापूर्वक कर्तव्य निर्वहन एवं संविधान के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण की शपथ लेता है। सर्वोच्च न्यायालय के जज संविधान एवं विधि की मर्यादा बनाए रखने एवं संविधान के प्रति श्रद्धा एवं निष्ठा की शपथ लेते हैं। संसद सदस्य कर्तव्य के निष्ठापूर्वक निर्वहन की शपथ लेते हैं और संघ का मंत्री सूचना की गोपनीयता की शपथ लेता है। राष्ट्रपति की शपथ का वर्णन अनुच्छेद 60 में किया गया है, जबकि अन्य तीनों की शपथ का उल्लेख तीसरी अनुसूची में किया गया है। साथियों, अगला प्रश्न है आपका और प्रश्न संख्या 53 है। संविधानेतर अधिकार का अर्थ है। तो इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा, वह शक्ति जो संविधान सम्मत नहीं है। इसकी व्याख्या है कि वे अधिकार जिनका संविधान के प्रावधानों में वर्णन नहीं है तथा अन्य रूप में वर्णित होते हैं संविधानेतर अधिकार कहलाते हैं। साथियों, अगला प्रश्न है आपका और प्रश्न संख्या आपका 54 है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। और पहला कथन है इसमें कि भारत के किसी राज्य में सर्वप्रथम लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई
साम्यवादी दल की सरकार। दूसरा है आपका भारत का उस समय का सबसे बड़ा बैंक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जिसका नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक रखा गया। तीसरा कथन है कि एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया और यह राष्ट्रीय वाहक बन गया। चौथा कथन है आपका कि गोवा स्वतंत्र भारत का अंग बन गया। इसका सही उत्तर विकल्प आपका बी हो जाएगा सबसे पहले। तीसरा, इनको एक कालानुक्रम में सजाना है तो समय के हिसाब से इनको लगाना है, तो सबसे पहले आपका कथन 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1 और उसके बाद 4। देखते हैं इस प्रश्न की व्याख्या। वर्ष 1953 में एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया और यह राष्ट्रीय वाहक कैरियर बन गया। जुलाई 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक रखा गया। अप्रैल 1957 में सर्वप्रथम केरल में लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई साम्यवादी दल की सरकार बनी तथा केरल के मुख्यमंत्री के रूप में EMS नंबूदरीपाद ने स्वतंत्र भारत में पहली गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किया। वर्ष 1961 में पुलिस कार्रवाई के जरिए गोवा को भारत में शामिल किया गया। 12वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा गोवा को संघ शासित क्षेत्र के रूप में स्थापित किया गया तथा वर्ष 1987 में गोवा एक पूर्ण राज्य बना दिया गया। साथियों, अगला प्रश्न है आपका और प्रश्न संख्या 55 है कि जिला दंडनायक के रूप में जिला कलेक्टर की शक्तियां हैं। तो इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा, यानी कि आपका ए है कानून व व्यवस्था बनाए रखना, बी है पुलिस पर नियंत्रण रखना और सी है विदेशियों के पार पत्रों की जांच करना। इसका सही उत्तर विकल्प सी है, यानी कि ABC सही है। इसकी व्याख्या है जिला दंडनायक के रूप में जिला कलेक्टर की शक्तियों के अंतर्गत कानून व्यवस्था बनाए रखना, पुलिस पर नियंत्रण रखना एवं विदेशियों के पार पत्रों की जांच करना आदि कार्य निहित हैं, जबकि भू राजस्व एकत्र करने की शक्ति का प्रयोग जिलाधिकारी जिला कलेक्टर की हैसियत से करता है। साथियों, अगला प्रश्न है आपका और प्रश्न संख्या 56 है कि निम्न में से किसने जिलाधीश को संस्थागत करिश्मा कहा था। तो इसका सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा, रजनी कोठारी। तो इसकी व्याख्या है रजनी कोठारी ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स इन इंडिया में जिलाधीश को संस्थागत करिश्मा कहा था। अगला प्रश्न है आपका और प्रश्न संख्या 57 है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा, यानी कि मैडम कामा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थीं। इसकी व्याख्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थीं, जिन्होंने वर्ष 1917 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के 32वें अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जबकि मैडम कामा जर्मनी के स्टुटगार्ट नगर में 22 अगस्त 1907 को हुई अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट कांग्रेस में तिरंगा फहराने के लिए प्रसिद्ध हैं। अन्य प्रश्नगत कथन सही हैं। साथियों, अगला प्रश्न है आपका और प्रश्न संख्या 58 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इसमें कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का मूल अधिकार आपातकाल में निलंबित नहीं किया जा सकता है। दूसरा कथन है कि भारत के उपराष्ट्रपति को उसके पद से राज्यसभा द्वारा पारित किए गए और लोकसभा द्वारा सहमत व्यक्त किए गए संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है। तीसरा कथन है कि वर्तमान में राज्यसभा में विपक्ष के नेता भी अरुण जेटली हैं। और चौथा कथन है कि योजना आयोग के अध्यक्ष श्री मोंटेक सिंह एलूवालिया हैं। तो इसका सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा, केवल कथन 1 और 2 सही हैं। साथियों, इस प्रश्न की व्याख्या है प्रश्नकाल के दौरान मोंटेक सिंह एलूवालिया योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे। योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया है। प्रश्नकाल में राज्यसभा में विपक्ष के नेता अरुण जेटली अब दिवंगत थे, किंतु वर्तमान में मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं। कथन 1 और 2 संवैधानिक उपबंधों के तहत सही है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विकल्प ए सही उत्तर है।
साथियों अगला प्रश्न है आपका, यानी कि प्रश्न संख्या 59 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो सबसे पहले इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। यानी कि 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 नई भाषाएं बोडो, डोगरी, मैथिली तथा संथाली सम्मिलित की गईं। इस संशोधन के फलस्वरूप 8वीं अनुसूची में दी गई कुल भाषाओं की संख्या 22 हो गई है। वर्ष 1950 में जब संविधान लागू किया गया था तो उस समय 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थीं। 1 नवंबर 1858 को घोषित ब्रिटिश साम्राज्ञी विक्टोरिया के घोषणा पत्र को भारतीय स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र कहा जाता है। अतः विकल्प बी एवं डी दोनों गलत हैं। साथियों अगला प्रश्न है आपका और प्रश्न संख्या 60 है कि निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें एवं नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनें। इसमें पहला कथन है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद पर 62 वर्ष तक की आयु तक आसीन रहते हैं। दूसरा कथन है कि जिस राजनीतिक दल को 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त होती है वह राष्ट्रीय स्तर का दल होता है। तीसरा कथन है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निस्तारण अध्यक्ष लोकसभा द्वारा किया जाता है। चौथा कथन है कि संज्ञेय अपराध वह अपराध है जिसमें बिना वारंट गिरफ्तारी की जा सकती है। इसका सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा, यानी कि 1, 2, 3 एवं 4 सही हैं। साथियों इसकी व्याख्या है, अनुच्छेद 217 के क्लॉज 1 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकते हैं। वह राजनीतिक दल राष्ट्रीय स्तर का दल होता है जिसे 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो। अनुच्छेद 110 के क्लॉज 3 के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष धन विधेयक होने का प्रमाणन करता है। ऐसे अपराध संज्ञेय अपराध कहलाते हैं जिनमें बिना वारंट के गिरफ्तारी की जा सकती है। इस प्रकार प्रश्नगत चारों कथन सही हैं। साथियों अगला प्रश्न है आपका और प्रश्न संख्या है आपकी 61 और प्रश्न कह रहा है कि वह कौन सा अपराध है जिसके घटित करने का प्रयास दंडनीय है और जिसके पूर्ण होने पर अपराधी को दंडित नहीं किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा, यानी कि आत्महत्या। इसकी व्याख्या है, आत्महत्या ऐसा अपराध है जिसके पूर्ण होने पर अपराधी दंडित नहीं किया जा सकता क्योंकि उसका जीवित अस्तित्व नहीं रहता है, जबकि इसका प्रयास दंडनीय अपराध है। भारतीय दंड संहिता की धारा 309 में वर्णित है। साथियों अगला प्रश्न है आपका 62 और प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प आपका बी हो जाएगा, यानी कि राज्य के नाम का परिवर्तन राज्य विधानसभा की शक्ति नहीं है। देखते हैं इस प्रश्न की व्याख्या, राज्य के नाम अथवा क्षेत्र में परिवर्तन भारत की संसद ही विधि बनाकर कर सकती है। अन्य प्रश्नगत युग्म सुमेलित हैं। साथियों अगला प्रश्न है आपका 63 और प्रश्न कह रहा है कि भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि भारत रत्न और पद्म पुरस्कार भारत के संविधान के अनुच्छेद 18 के सब सेक्शन 1 के अंतर्गत उपाधियां हैं। दूसरा कथन कह रहा है कि वर्ष 1954 में प्रारंभ किए गए पद्म पुरस्कारों को केवल एक बार निलंबित किया गया था। और तीसरा कथन है आपका, किसी वर्ष विशेष में भारत रत्न पुरस्कारों की अधिकतम संख्या 5 तक सीमित है। इसका सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा, यानी कि 1, 2 और 3 सही नहीं है। तो विकल्प डी है इसका सही उत्तर। और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 2021 में प्री में IAS में पूछा गया प्रश्न है। देखते हैं इस प्रश्न की व्याख्या। भारत रत्न और पद्म पुरस्कार, पद्म विभूषण, पद्म भूषण एवं पद्म श्री भारत के संविधान के अनुच्छेद 18 के सबसेक्शन 1 के तहत उपाधियां या पदवी नहीं हैं तथा इन पुरस्कारों को प्राप्तकर्ता के नाम के आगे या पीछे उल्लिखित नहीं किया जा सकता। पद्म पुरस्कार वर्ष 1954 में प्रारंभ किए गए थे। वर्ष 1978, 79 तथा 1993 से 1997 के अंतराल में ये पुरस्कार प्रदान नहीं किए गए थे। इन अवधियों को छोड़कर प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर ये पुरस्कार घोषित किए गए हैं। अगर आगे देखते हैं, भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। इस पुरस्कार से अलंकरण
अलंकरण मानव प्रयत्न के किसी भी क्षेत्र में किए गए सर्वोत्कृष्ट स्तर के निष्पादन के सम्मान के फलस्वरूप दिया जाता है। इसके लिए सिफारिश स्वयं प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति को की जाती है। भारत वार्षिक भारत रत्न पुरस्कारों की संख्या एक वर्ष में अधिकतम 3 तक ही सीमित है। उपर्युक्त विवेचना से स्पष्ट है कि प्रश्नगत तीनों ही कथन सही नहीं हैं। साथियों, आपका अगला प्रश्न है, यानी कि प्रश्न संख्या 64 है, प्रथम भारत रत्न प्राप्त करने वाले कौन थे? तो इसका सही उत्तर विकल्प आपका डी हो जाएगा, एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इसकी व्याख्या है, भारत सरकार द्वारा देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार के रूप में भारत रत्न की स्थापना 1954 में की गई थी। सर्वप्रथम यह पुरस्कार 1954 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन चक्रवर्ती, राजगोपालाचारी तथा चंद्रशेखर वेंकट रमन को प्रदान किया गया था। साथियों, आपका अगला प्रश्न है और प्रश्न संख्या 65 है, निम्नांकित सूचियों को सुमेलित कीजिए। तो आपका देखते हैं, अरुण जेटली, कर्ण सिंह, शरद यादव, मुरली मनोहर जोशी। आपका सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा, यानी कि 1 का मिलान 4 से होगा। अरुण जेटली आपके 2010 से, कर्ण सिंह आपके 2011 से, शरद यादव आपके 2012 से और मुरली मनोहर जोशी आपके 2009 से। देखते हैं साथियों, आपका ये व्याख्या है इसमें इसकी कि उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार संसद में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले सांसदों को दिया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 1994 से की गई। मुरली मनोहर जोशी 2009, अरुण जेटली 2010, कर्ण सिंह 2011 तथा शरद यादव 2012 को यह पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। उनके पश्चात वर्ष 2013 हेतु नजमा हेपतुल्ला को, 2014 हेतु हुकुमदेव नारायण को, 2015 हेतु गुलाम नबी आज़ाद को, 2016 हेतु दिनेश त्रिवेदी को तथा 2017 हेतु भरतहरि मेहताब को इस पुरस्कार से नवाजा गया है। साथियों, आपका अगला प्रश्न है, यानी कि प्रश्न संख्या 66 है, निम्नलिखित राज्यों में से किस में 1967 से 71 के मध्य अधिकतम गठबंधन सरकारें बनाने का रिकॉर्ड है? तो इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा, यानी कि बिहार को। इसकी व्याख्या है, बिहार में वर्ष 1967 से 1971 के मध्य 9 बार गठबंधन सरकारों का गठन हो चुका है। अगला प्रश्न है आपका कि सरोस जयवाला किस रूप में विख्यात हैं? तो इसका सही उत्तर विकल्प सी है, अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय विधि विशेषज्ञ। इसकी व्याख्या है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के पूर्व सदस्य सरोज जयवाला प्रख्यात अंतर्राष्ट्रीय विधि विशेषज्ञ हैं। अगला प्रश्न है आपका 68। क्वेश्चन कह रहा है कि वह भारतीय जो अंतर्राष्ट्रीय युद्ध विरोधी संगठन का अध्यक्ष 1988 में नियुक्त किया गया था, वे, इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा, नारायण देसाई थे। इसकी व्याख्या है, अंतर्राष्ट्रीय युद्ध प्रतिरोधक एक अंतर्राष्ट्रीय युद्ध विरोधी संगठन है जिसमें 40 से अधिक देश सम्बद्ध हैं। इसका मुख्यालय लंदन यूके में है। इसकी स्थापना वर्ष 1921 में बिल्थोवेन नीदरलैंड्स में हुई। इस संगठन के अध्यक्ष के रूप में नारायण देसाई को 1988 से 91 नियुक्त किया गया था। साथियों, आपका अगला प्रश्न है और प्रश्न क्या 69 है। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है कि सूची को मिलाना है। नगेंद्र सिंह, एन रॉय, आर.के. त्रिवेदी और अशोक देसाई। इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा। देखते हैं इस प्रश्न की व्याख्या। नगेंद्र सिंह फरवरी 1985 से फरवरी 1988 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष रहे थे। एन रॉय 26 अप्रैल 1973 को भारत के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए थे। आर.के. त्रिवेदी 18 जून 1982 से 31 दिसंबर 1985 तक भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहे। अशोक देसाई भारत के महान्यायवादी रह चुके हैं। साथियों, आपका अगला प्रश्न है और प्रश्न संख्या 70 निम्नलिखित में से कौन जून 2009 में सृजित भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के प्रथम महानिदेशक नियुक्त किए गए? साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा, श्री राम सेवक शर्मा। इसकी व्याख्या है, जून 2009 में सृजित भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के प्रथम अध्यक्ष चेयरमैन श्री नंदन नीलेकणी नियुक्त किए गए थे। आर.एस. शर्मा इसके प्रथम महानिदेशक एवं मिशन निदेशक थे, जिन्होंने 31 जुलाई 2009 को पदभार ग्रहण किया था। 12 जुलाई 2016 से इस पद का
मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ कर दिया गया। वर्तमान में इसके सीईओ सौरभ गर्ग हैं। साथियों, आपका अगला प्रश्न है, सीमा प्रबंध विभाग निम्नलिखित केंद्रीय मंत्रालयों में से किस एक का विभाग है? तो इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा, गृह मंत्रालय। इसकी व्याख्या है, यानी कि सीमा प्रबंधन विभाग गृह मंत्रालय के अधीन है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक मानव संसाधन विकास मंत्रालय में विभाग नहीं है? देखते हैं इसके अन्य विकल्प। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, यानी कि महिला और बाल विकास मंत्रालय। इसकी व्याख्या है, शिक्षा मंत्रालय पूर्व नाम इसका मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत वर्तमान में 2 विभाग हैं। नंबर 1 स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, नंबर 2 उच्चतर शिक्षा विभाग। देखते हैं इसमें उच्चतर शिक्षा विभाग के अंतर्गत ही तकनीकी शिक्षा विभाग के रूप में शामिल है महिला। और साथियों, आपकी भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था की कंप्लीट सीरीज समाप्त हो चुकी है। तो आगे देखते हैं